एपिसोड 19। अद्वैत अपने ऑफिस आ गया था। वो अपने कैबिन में आया तो मानव शरारत से उसे देख रहा था। अद्वैत ने उसे घूरकर पूछा, क्या हुआ है जो अपनी आँखों को इतना कष्ट दिया जा रहा है? अद्वैत के पूछने पर मानव बोला, कल क्या किया तूने पूरा दिन? उसका सवाल सुन अद्वैत के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले और वो वैसे ही बोला, तुझे किसने बताया? भाभी का कॉल आया था थोड़ी देर पहले। वो मुझे रात की डिनर डेट के लिए थैंक यू कह रही थी, जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो मैंने बातों बातों में सब पता कर लिया। मानव शरारत से बोला तो अद्वैत अपना लैपटॉप खोलकर बोला, जब सब पता है तो पूछ क्यों रहा है? जा अपना काम कर। अद्वैत की बात सुन मानव ने मुंह बनाकर उसका लैपटॉप बंद कर दिया और उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, तू ये सब क्यों कर रहा है अद्वैत? मानव का सवाल सुन अद्वैत ने अपनी दाईं भौं चढ़ाई और फिर बोला, मानव तू मानव है, रावी नहीं, जो ये सोचे कि मैं किसी और के कहने पर उसकी लाइफ में आया हूँ और मुझे कोई ऑर्डर दे सकता है कि मुझे मेरी बीवी के साथ क्या करना है। अद्वैत की बात सुन मानव हड़बड़ा गया, क्योंकि उसने अद्वैत से जो सवाल किया था उसका मतलब तो यही था, लेकिन वो जानता था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अद्वैत अपनी चेयर से खड़ा होकर ग्लास वॉल की तरफ आ गया और वहाँ से बाहर का नजारा देखते हुए एक सिगरेट और लाइटर निकालता है और सिगरेट जलाकर अपने होंठों के बीच में रख लेता है। एक लंबा कश लेते हुए उसने सिगरेट को अपने होंठों से दूर की। उसने अपनी सिगरेट बीच की दो उंगलियों के बीच में पकड़ी थी और उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। उसे सिगरेट पीता देख मानव उसके पास आकर बोला, तू सिगरेट तभी पीता है जब तू कुछ खतरनाक सोच रहा होता है। बता क्या सोच रहा है? और जहाँ तक मुझे पता है मेरे पहले सवाल का जवाब भी इसमें ही है। मानव की बात सुन अद्वैत ने सिगरेट को एक बार फिर अपने होंठों के बीच में दबाया और एक लंबा कश लिया, फिर धुआं हवा में उड़ाते हुए बोला, तो तू ये भी जानता है कि मैं इंडिया क्यों आया था? मैं सिर्फ उसके लिए ही वापस आया हूँ। मानव, मेरी मर्जी से न कि किसी के कहने पर। अद्वैत राय ज्यादा किसी के कहने पर कुछ नहीं करता। रावी ऐसा सोचती है कि मैं भी उसी वजह से बीवी की जिंदगी में आया हूँ जिस वजह से वो आई है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो इस शतरंज की सिर्फ एक सिपाही है, लेकिन मैं इसका राजा हूँ जिसकी चाल उसके खुद के ऊपर निर्भर होती है। खेलने वाला भी राजा को अपनी मर्जी से नहीं चला सकता। उसकी बात सुन मानव ध्यान से उसका चेहरा देखने लगा, जो बहुत ही गहरी नजरों से सामने की तरफ देख रहा था। वो बोला, मैं सब जानता हूँ अद्वैत कि तू वो राजा है जिसकी चाल उसकी खुद की मर्जी की होती है, लेकिन तू भाभी के साथ वैसे बर्ताव कर रहा है जो तू पहले करना चाहता था। उसकी बात सुन अद्वैत की आंखें सिकुड़ गई और उसने मानव को देखा तो मानव बोला, तू भाभी को हमेशा से ही पैम्पर करना चाहता था, लेकिन तूने ऐसा कभी किया नहीं, फिर अब क्यों कर रहा है? पहले तो तू पहली बार ड्रग्स के नशे में उनके साथ फिजिकल हुआ, लेकिन उसके बाद भी तू उनके साथ कई बार फिजिकल रिलेशन बना चुका है, जबकि इसकी कोई खास वजह भी नहीं है। तब भी तू भाभी को खुद से इमोशनली अटैच नहीं कर रहा था, लेकिन भाभी की बातों से मुझे साफ साफ समझ आ रहा है कि तू जानबूझकर उन्हें इतना पैम्पर कर रहा है ताकि वो तुझसे इमोशनली अटैच हो जाए। मानव की बात सुन अद्वैत के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और वो बोला, तू ये सोचता है ना कि मैं जब पहली बार उसके साथ इंटीमेट हुआ तब मैं पूरी तरह से ड्रग्स के नशे में था, इसलिए खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके पास चला गया। उसके ऐसा कहने पर मानव हैरानी से उसे देखने लगा और बोला, क्या मतलब है तेरा? सारा ने मेरे खाने में ड्रग्स मिलाए थे, ये मुझे पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी मैंने वही खाना खाया। उसके बाद भी मुझे इतना नशा नहीं था कि मैं अपना कंट्रोल खो दूं, क्योंकि ड्रग को अल्कोहल के साथ मिलाते हैं तो उसकी पावर बढ़ती है, लेकिन अगर उसी ड्रग को खाने की चीजों में मिलाया जाता है तो उसकी पावर कम हो जाती है, जो सारा को पता नहीं था, जिस वजह मैं उतने भी नशे में नहीं था कि मुझे उसी वक्त किसी लड़की की बॉडी की डिजायर हो। मैं एंटीडोट लेने के लिए डॉक्टर को बुलाने या खुद डॉक्टर के पास जाने की भी हालत में था।
उसकी बात सुन मानव चौंक कर बोला, मतलब तू जानबूझकर उस दिन भाभी के साथ, कहते हुए वो रुक गया और फिर बोला, लेकिन उसके बाद भी तू क्यों, मतलब उसकी भी कोई वजह थी। उसका दूसरा सवाल पूरा होता उससे पहले ही अद्वैत बोल पड़ा, तो तुझे क्या लगा था कि उस दिन उसके इंटीमेट होने के बाद मेरा खुद पर से कंट्रोल खो गया है, इसलिए उसके पास जाता हूँ। मेरी डिजायर्स पूरी करने के लिए मेरा खुद पर कंट्रोल इतना वीक नहीं है। मानव, जब मैं 5 साल तक खुद को कंट्रोल कर पाया हूँ तो आगे भी कर सकता था। उसकी बातें सुन मानव की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो अद्वैत का बचपन का दोस्त था और उससे ज्यादा अद्वैत को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था कि वो अद्वैत को कभी नहीं समझ सकता। वो अद्वैत से कुछ भी कहता कि तभी उसका फोन बजने लगा और जब उसने सामने वाले की बात सुनी तो तुरंत ही फोन कट करके अद्वैत से बोला, राजपूत फैमिली परसों इंडिया आ रही है। उसकी बात सुन अद्वैत बिना भाव के बोला, पता है मुझे, वो भी आज से नहीं कई दिनों पहले से पता है कि वो सब इंडिया आने वाले हैं। उसकी बात सुन मानव बोला, कब से पता है तुझे इस बारे में? उसी दिन से जिस दिन मुझे ड्रग्स दिए गए थे, बस पहले वो 1 महीने बाद आने वाले थे लेकिन अब परसों आ रहे हैं। अद्वैत ने वो सिगरेट ऐश 3 में कुछ लते हुए वैसे ही जवाब दिया और दूसरी सिगरेट जलाई। अद्वैत की बात सुन मानव ने उसके हाथ से सिगरेट ले ली और उसे ऐश 3 में रखते हुए बोला, वो परसों आ रहे हैं, ये बात तुझे अभी परसों ही पता चली है ना? हाँ, शाम को मेंशन जा रहा था तभी पता चला। इस बार अद्वैत अपनी पेंट की दोनों पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला तो मानव को सारी बातें समझ आ गई। वो एकदम से सीरियस मोड ऑफ करते हुए बोला, सही जा रहे हो बेटा, भाभी के साथ ऐसे ही रहन। वो बहुत खुश है तुम्हारे ऐसे इतने अच्छे से ट्रीट करने की वजह से। मानव की बात पर अद्वैत कुछ नहीं बोला और जाकर अपनी चेयर पर बैठकर अपना काम करने लगा तो मानव भी अपने काम में लग गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि मानव के टेबल पर पड़ा इंटरकॉम बजा तो मानव ने रिसीव किया। सामने से रिसेप्शनिस्ट बोली, सर वो ओल्ड मिस्टर रायजादा आए हैं और बॉस से मिलना चाहते हैं, तो क्या मैं उन्हें वहां भेजूं? उसकी बात सुन मानव ने एक गहरी सांस छोड़ी और अद्वैत से बोला, दादाजी आए हैं तुमसे मिलने के लिए। उसकी बात सुन अद्वैत वैसे ही लैपटॉप के कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, उन्हें तो आना ही था, ले आओ उन्हें। उसकी बात सुन मानव इंटरकॉम पर बोला, मैं उन्हें लेने आ रहा हूँ। इतना कहकर वो कैबिन से निकल गया। थोड़ी देर बाद वापस से कैबिन का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा लेकिन रौबदार आदमी अंदर आया, जिसने जोधपुरी सूट पहना था और हाथ में एक छड़ी पकड़ी थी जिसका ऊपर का हिस्सा गोल्ड प्लेटेड था। उनके पीछे पीछे मानव भी आ गया। अद्वैत ने उनके अंदर आने पर कोई ध्यान नहीं दिया और वैसे ही अपने काम में खोया रहा तो वो बूढ़ा इंसान आकर उसके सामने बैठ गया। वो अद्वैत के दादाजी ओम प्रकाश रायजादा थे। ओम प्रकाश जी ने जब देखा कि अद्वैत अपने काम में लगा हुआ है और उसने उन्हें एक बार ग्रीट भी नहीं किया तो वो गुस्से से बोले, तुम घमंडी लड़के, तुम्हें इतनी सी भी तमीज नहीं है कि अपने दादाजी को ग्रीट करो। उन्हें गुस्सा करता देखकर भी अद्वैत ने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो ओम प्रकाश जी गुस्से से कुछ और बोलने गए कि मानव जल्दी से बोल पड़ा, दादाजी आप जिस काम के लिए आए हैं वो बताइए ना। अद्वैत फिलहाल बहुत जरूरी काम कर रहा है। मानव की बात सुन ओम प्रकाश जी ने उसे घूरा फिर बोले, मैं चाहता हूँ कि तुम अमायरा बहू को लेकर घर आओ, वो उसका ससुराल है और उसे उसके ससुराल वालों से मिलने का पूरा हक है। इतने साल हो गए तुम दोनों की शादी को, लेकिन बहू को ये भी नहीं पता है कि उसके ससुराल में कौन कौन है। ऐसा कैसे चलेगा? ओम प्रकाश जी की बात सुनकर भी अद्वैत ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मानव गहरी सांस छोड़कर बोला, दादाजी अद्वैत जानता है कि राजपूत फैमिली परसों वापस आ रही है। मानव की बात सुन ओम प्रकाश जी के चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो गुस्से से बोले, तो क्या तुम अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हो? तुम अगर अमायरा को लेकर नहीं आए तो मैं खुद जाकर उसे ले। वो अभी अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि अद्वैत ने टेबल पर जोर से अपना हाथ दे मारा और चिल्लाते हुए बोला,
आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन मेरी बीवी आप लोगों से कभी नहीं मिलेगी। आप लोगों से मेरा खून का रिश्ता है, इसीलिए अब तक चुप हूँ, लेकिन मेरी बीवी मेरी बॉटम लिमिट है। उसे अगर इन सब में लाए ना तो फिर आपका सामना आपके पोते से नहीं अद्वैत रायजादा से होगा, और इसका मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अद्वैत अपनी लाल आंखों से उन्हें घूरते हुए कहा तो ओम प्रकाश जी भी डर गए। वो उसके दादाजी थे, लेकिन अद्वैत बचपन से ही ऐसा था। उससे बात करने में सभी बहुत डरते थे। वहीं मानव शांत खड़ा था, क्योंकि वो जानता था इस वक्त अद्वैत जितना गुस्सा दिखा रहा है उससे ज्यादा गुस्सा अभी उसके अंदर मौजूद है। मानव ने तुरंत ही अपना फोन निकालकर अमायरा को फोन मिला दिया। अमायरा ने 2-3 रिंग के बाद कॉल रिसीव किया तो मानव ने फोन स्पीकर पर कर दिया। तभी सामने से अमायरा की चहकती आवाज आई, हेलो मानव भैया। अमायरा की आवाज सुन अद्वैत ने मानव को घूरा और अपने आंखें कसकर भींच ली। मानव उसके चेहरे को देखते हुए बोला, हाँ भाभी, मैंने बस ये कंफर्म करने के लिए फोन किया है कि आपने जो सुबह बताया था वो सच है। मानव की बात सुनते हुए अद्वैत ने खड़े होकर उसकी बात पूरी होते ही उससे फोन छीन लिया और ओम प्रकाश जी को छुड़ाने को कहा तो मानव ने सिर हिला दिया। तब तक ओम प्रकाश जी खुद भी खड़े हो गए थे। मानव उन्हें लेकर बाहर जाने लगा। अद्वैत ने स्पीकर ऑफ करके फोन अपने कान से लगाया ही था कि सामने से अमायरा की आवाज आई, हाँ मानव भैया, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। वैसे आपको याद है ना कि आपने प्रॉमिस किया है कि आप इस बारे में हब्बी को नहीं बताएंगे। अमायरा की बात सुन अद्वैत ठंडी आवाज में बोला, क्या नहीं बताना है मुझे। एकदम से अद्वैत की आवाज सुन अमायरा थोड़ी हड़बड़ा गई और बोली, हब्बी आप। अद्वैत बोला, कहाँ हो अभी? मैं तो ऑफिस में हूँ। क्यों? अमायरा कंफ्यूज होकर बोली तो अद्वैत बोला, कुछ नहीं। अमायरा को अद्वैत की आवाज थोड़ी अलग लग रही थी तो वो बोली, हब्बी कुछ हुआ है क्या? उसका सवाल सुन अद्वैत ने अपने हाथ की मुट्ठियां भींच ली और बोला, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हो जरूर जाएगा अगर तुम इतना ज्यादा मीठा बोलती रही तो। अद्वैत की बात सुन अमायरा कंफ्यूज होकर बोली, तो क्या हो जाएगा आपको? डायबिटीज। ज्यादा मीठा खाना और सुनना दोनों ही डायबिटीज के लिए जिम्मेदार होते हैं। अद्वैत की बात सुन अमायरा मुंह फुलाते हुए बोली, आप सच में बहुत बुरे हो हब्बी, जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी अब। उसकी नाराजगी भरी बात सुन अद्वैत के चेहरे पर मुस्कान आ गई जो सिर्फ एक पल के लिए ही थी। दूसरे ही पल वो अपने भावहीन चेहरे के साथ बोला, अब मतलब अब तक मुझसे बात करने के लिए तरस रही थी तुम? अद्वैत की बात सुन अमायरा सकपका गई और कुछ जवाब नहीं दे पाई तो अद्वैत फिर से बोला, बीवी आयु में सिंह में। कहते हुए अद्वैत की आवाज गहरी हो गई थी जिसे महसूस कर अमायरा की फोन पर पकड़ कस गई थी और वो हकलाते हुए बोली, नहीं तो मैं आपको क्यों मिस करूंगी? अभी सिर्फ 2 ही घंटे पहले तो आपको देखा था। उसकी बात सुन अद्वैत बोला, मैं शाम को 2 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। अद्वैत ने सिर्फ इतना ही कहा था कि दूसरी तरफ से अमायरा चिल्लाते हुए बोली, क्या आप ऐसे कैसे जा सकते हो मुझे छोड़कर, और आपने पहले बताया भी नहीं? क्यों? सिर्फ 2 ही महीने की तो बात है। सिर्फ 2 ही महीने में तुम थोड़ी ना मुझे मिस करने लगोगी। अद्वैत 2 शब्द पर ज्यादा जोर देते हुए बोला तो अमायरा समझ गई कि वो मजाक कर रहा है तो वो रुआंसी होकर बोली, आप ऐसे मजाक मत किया कीजिए, मैं सच में डर गई थी। अमायरा ऑलमोस्ट रोने की तैयारी में थी, जिसे समझते हुए अद्वैत बोला, बीवी रोना मत, आगे से ऐसे मजाक नहीं करूँगा और मैं शाम को घर आ रहा हूँ। उसकी बात सुन अमायरा कुछ नहीं बोली तो अद्वैत खुद ही बोला, वैसे तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मैं लेकर आऊँगा। उसकी बात सुन अमायरा को अब चक्कर आने को थे कि अद्वैत उससे पूछ रहा है कि उसे क्या चाहिए और वो उस चीज को लेकर भी आएगा उसके लिए। अद्वैत का इतना बदलना अमायरा के लिए हार्ट अटैक देने वाला था, फिर भी खुद को शांत करते हुए वो कुछ सोचकर बोली, हाँ, एक बड़ा सा टेडी लेकर आइएगा जिसे हग करके मैं सो सकूं। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया तो अद्वैत फोन को घूरने लगा।
अमायरा का मतलब साफ था कि वो टेडी को अपने साथ सुलाएगी और उसे नो एंट्री। तभी मानव जो वहाँ काफी देर पहले आया था वो हंसने लगा तो अद्वैत गुस्से से उसका फोन फेंकने गया कि मानव जल्दी से बोला, ऐसा मत कर मेरे भाई, तेरे लिए भाभी से बात करने का इकलौता जरिया है ये। उसकी बात सुन अद्वैत रुक गया और उसका फोन उसे वापस दे दिया। मानव सही ही तो कह रहा था, अद्वैत के पास अमायरा का नंबर नहीं था और न ही अमायरा के पास अद्वैत का नंबर था। अमायरा को कुछ भी बात करनी होती तो वो मानव को ही कॉल करती थी। अद्वैत यही सोच रहा था कि तभी मानव बोला, वैसे अद्वैत तूने भाभी को पहले से ही ऐसे इतने अच्छे से ट्रीट किया होता, मतलब ऐसे पैम्पर किया होता तो तुझे आज इस बात से डर नहीं लग रहा होता कि कोई भाभी को तुझसे दूर कर देगा। मानव की बात सुन अद्वैत बोला, अगर पहले से ही उसे पैम्पर करके रखता तो वो पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो जाती मानव, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो खुद हमेशा उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझ पर डिपेंड होने के बाद वो मेरे बिना कुछ नहीं कर पाती और वीक हो जाती। मेरे कितने दुश्मन है ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो, ऐसे में उसका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी था। अद्वैत रायजादा की बीवी है वो, आज वो जैसी है वैसा ही उसे होना चाहिए। मैं पूरी दुनिया को उसके कदमों में ला सकता हूँ, लेकिन उस दुनिया पर कदम रखकर चलना, उस दुनिया को अपने इशारों पर चलाना उसे आना चाहिए था, वरना ये दुनिया उसे ही अपने पैरों तले कुचल देती। अद्वैत की बात सुन मानव ने सिर्फ सिर हिला दिया। दूसरी तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसके ऊपर अमाल एनिमेशन कंपनी लिखा हुआ था, जिसके सबसे ऊपर के फ्लोर के एक शानदार कैबिन में अमायरा अपने सामने रखी अद्वैत की फोटो फ्रेम को अपने हाथ में लेकर घूर रही थी। अमाल एनिमेशन कंपनी अमायरा और निहाल की कंपनी थी, जिसे स्टार्ट हुए सिर्फ 3 साल हुए थे, लेकिन वो इंडिया की टॉप 3 एनिमेशन कंपनीज में शामिल हो गई थी। अमायरा का सपना था कि एनिमेशन स्टार्टअप शुरू करे, लेकिन जब उसने ये बात शर्मा फैमिली को बताई थी तो उन्होंने समझा बुझाकर मना कर दिया था कि वो नहीं चाहते कि उस स्टार्टअप के फेल होने पर अमायरा उदास हो। तब तो अमायरा ने अपना ये सपना कहीं दबा लिया था, लेकिन फिर अद्वैत से शादी के बाद उसे अपने सपने पूरे करने की आज़ादी मिल गई थी। अपनी कॉलेज खत्म करने के बाद अमायरा ने निहाल के साथ मिलकर ये कंपनी शुरू की थी। अमायरा के पास आइडिया था और टैलेंट भी था, लेकिन उसके पास स्टार्टअप के लिए पैसे नहीं थे और वो अद्वैत की हेल्प नहीं लेना चाहती थी कि आगे चलकर उसे खुद को ऐसा लगे कि वो हमेशा अद्वैत के सहारे ही आगे बढ़ी है। तब निहाल जो कॉलेज में उसका सीनियर हुआ करता था, उसने हेल्प की थी और उसके स्टार्टअप में पैसे इन्वेस्ट की थे, इसलिए वो दोनों 50-50% के पार्टनर थे। निहाल को बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था और न ही उसे इन सब में इंटरेस्ट था, लेकिन फिर भी अमायरा उसे जबरदस्ती कुछ मीटिंग्स में भेज ही देती थी, क्योंकि वो अपनी पहचान दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती थी। अपने सारे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट वो खुद ही देखती थी और ऑनलाइन मीटिंग्स ही करती थी, जिसमें वो अपने चेहरे पर मास्क पहन लेती थी। इस कंपनी के बारे में उसने शर्मा फैमिली को कभी नहीं बताया था, लेकिन अद्वैत को उसने बताया था। उस वक्त वो नहीं चाहती थी कि शर्मा फैमिली को बुरा लगे कि उसने उनके मना करने पर भी कंपनी खोली, लेकिन जब वो अद्वैत को छोड़कर वापस शर्मा निवास में चली गई थी, तब उसने इस बारे में उन्हें बता दिया था, जिस वजह से उन तीनों का लालच और भी ज्यादा बढ़ गया था। अमायरा को कैद करने के बाद उन्होंने सबसे इस कंपनी को ही उससे छीन लिया था। अब आते हैं कहानी पर। अद्वैत की फोटो फ्रेम को घूरते हुए वो बोली, आपने बहुत बुरा मजाक किया हब्बी। मुझे लगा कि जो कुछ वक्त मैं आपके साथ बिताना चाहती थी, आपके साथ यादें बनाना चाहती थी, लेकिन अब वो भी नहीं कर पाऊंगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये सोचकर डर जाती हूँ कि कहीं आप मुझे छोड़कर चले गए तो। कहते हुए अमायरा का चेहरा उदासी से घिर गया था। तभी रावी बोली, जीजू छोड़कर चले जाएंगे ये सोचकर डर लगता है, लेकिन तू खुद उन्हें छोड़कर जाना चाहती है। उसका क्या? रावी की आवाज सुनकर अमायरा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, जहां रावी और निहाल खड़े थे। आप दोनों
अमायरा Thank चौंक you कर guys बोली तो for वो दोनों watching आकर this उसके video. सामने वाली Recently, चेयर्स पर we are बैठ गए। hitting 1000 रावी subscribers. बोली, अम्मू Thank तू you ये a क्यों नहीं lot, सोच रही guys, है for कि your जीजू के love सिर्फ and कह देने support. भर से तुझे ये डर लगने लगा कि वो तुझे छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर तू जब उनसे दूर जाएगी तो कैसे रह पाएगी उनके बिना। हाँ अम्मू डार्लिंग, तुम अपने पति से इतना प्यार करती हो, फिर उसे छोड़कर क्यों जा रही हो। कम से कम उनके साथ रहेगी तो उन्हें देख तो पाएगी, और आप जिससे प्यार करते हो वो भले ही आपसे प्यार ना करता हो, लेकिन उसे देखकर ही आपको सुकून मिलता है। निहाल अपनी बात कहते हुए रावी को देखता है, जिसने उसकी बात सुन अपना सिर झुका लिया था। वहीं अमायरा बोली, आप सही कह रहे हो, भले ही हब्बी से बात ना हो या वो मुझ पर ध्यान ना देते हो, लेकिन उन्हें देखे बिना सुकून नहीं मिलता। पहले मेरे पास सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर का वक्त ही होता था जब मैं उन्हें देख पाती थी, लेकिन उन्हें देखकर ही मेरा दिन शुरू होता था और खत्म होता था। अमायरा की बात सुन रावी मुस्कुराकर बोली, मतलब तू जीजू को और हम सबको छोड़कर नहीं जाएगी ना। उसका सवाल सुन अमायरा ने एक गहरी सांस लेकर आंखें बंद की तो उसके सामने कल के सारे पल घूम गए और वो अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं खुद को एक चांस दूंगी, शायद भगवान ने मेरी लाइफ में कुछ तो अच्छा होना लिखा होगा, तो मुझे मेरे हब्बी से दूर नहीं होना पड़ेगा। मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं हो सकती कि या तो सब मुझे बस यूज करें या तो मुझे उस इंसान से दूर होना पड़े जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। उसकी आखिरी बात सुन रावी और निहाल ने एक दूसरे को देखा, तभी अमायरा की बात सुन दोनों हड़बड़ाकर उसे देखने लगे। वैसे आप दोनों इधर क्यों आए थे? उसके सवाल पर रावी उसकी तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए बोली, ये नई एनिमेशन मूवी की स्टोरी लाइन और कैरेक्टर्स के बारे में कुछ ऊपरी इन्फॉर्मेशन है, तुम देख लो और कुछ चेंजेस करने हो तो बता दो, फिर जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू हो सके। रावी अमायरा की असिस्टेंट की जॉब भी करती थी। उसकी बात सुन अमायरा ने हाँ में सिर हिलाकर फाइल ली और निहाल की तरफ देखती है तो वो अपने दांत दिखाते हुए बोला, मैं तो बस ऐसे ही बोर हो रहा था, इसलिए यहाँ घूमने आ गया था। उसकी बात सुन दोनों लड़कियों ने उसे घूरकर देखा तो वो तुरंत ही वहाँ से रफू चक्कर हो गया, जिसे देख अमायरा और रावी दोनों हंसने। एपिसोड 20। अमायरा अपनी 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स अटेंड करके शाम 4 बजे ही घर जाने के लिए निकलने लगी। तब बड़ी ई की मात्रा उसे कुछ याद आया तो वो निहाल के कैबिन में चली गई। कैबिन में आते ही उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई, क्योंकि पूरा कैबिन बिखरा हुआ था और निहाल सोफे पर आड़ा तिरछा लेटा हुआ वीडियो गेम खेल रहा था। अमायरा गुस्से से चिल्लाई, ये सब क्या है? उसके चिल्लाने की आवाज सुन निहाल एकदम से डर गया और उसका फोन नीचे फर्श पर गिर गया। वो जल्दी से खड़ा होते हुए बोला, अम्मू डार्लिंग, कितनी बार कहा है तुम्हें, ऐसे भूत की तरह आकर मुझे डराया मत करो, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। उसकी बात सुन अमायरा की भौंहें चढ़ गई और वो बोली, ये क्या हाल बना रखा है? आपने अपना और कैबिन का दोनों का आप कभी सीरियस क्यों नहीं होते? थोड़ा बहुत काम भी कर लिया करिए, वीडियो गेम खेलने की उम्र है आपकी। अमायरा की डांट सुन निहाल मुंह बनाते हुए बोला, यार डार्लिंग, घर वालों की डांट से बचने के लिए इधर आता हूँ और यहाँ तुम भी मुझे ऐसे डांटती रहती हो। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? निहाल की बात सुन अमायरा ने अपना सिर पीट लिया और बोली, तो फिर आप ऐसे काम करते ही क्यों हो कि आपको डांट पड़े? खैर छोड़िए, मैं आपको ये कहने आई थी कि मैंने आपको सारा दीदी की वीडियो एडिट करके भेजी थी ना, वो ठीक 6 बजे वायरल कर देना, और हाँ, इन सब में आपका नाम नहीं आना चाहिए। वाओ, अब आएगा मजा और फिक्र नॉट डार्लिंग, यू नो कि ऐसे कामों में मैं माहिर हूँ, सो जस्ट चिल। सुबह तक तुम्हें सारे न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स पर यही ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिल जाएगी। निहाल खुश होकर बोला तो अमायरा ने सिर हिला दिया। अमायरा बहुत अच्छे से जानती थी निहाल पीआर मतलब पब्लिक रिलेशंस से जुड़ी चीजें बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता था। अफवाहें फैलाना हो या रोकना हो, दोनों ही काम उसे बखूबी आते थे। उनकी कंपनी की तरफ से जब भी कोई स्टेटमेंट देना होता या कोई इन्फॉर्मेशन मीडिया तक पहुंचानी होती तो वो काम निहाल ही करता था। इस काम में उसे बहुत मजा आता था और ये एक ही काम ऐसा था जिसे वो दिल लगाकर करता था।
उसके बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट थे, जिस वजह किसी भी चीज के बारे में पता लगाने का काम वो बखूबी कर लेता था। अमायरा को याद था कि सारा ने एक बार उसे बताया था कि जब सारा और उसके पेरेंट्स ने अमायरा की साइन से निहाल को कंपनी छोड़ने को कहा था, तो उसने बिना कुछ कहे अपने उस कंपनी के 50% शेयर्स दे दिए थे और बाद में शर्मा फैमिली ने वो कंपनी बहुत ही ऊंची कीमत में बेच दी थी। अमाल एनिमेशन कंपनी की मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी थी, इसलिए उसकी बहुत ऊंची कीमत आई थी। उसके बाद निहाल ने एक PR एजेंसी स्टार्ट की थी, जो 1 साल में ही काफी पॉपुलर हो गई थी। लेकिन फिर निहाल की मौत के बाद क्या हुआ वो उसे नहीं पता था। ये सब याद करके अमायरा ने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर बोली, वैसे रावी मानिया नहीं? उसका सवाल सुन निहाल हड़बड़ाकर बोला, क्या मतलब? ऐसे अनजान मत बनिए। मैं जानती हूँ कि आप रावी से प्यार करते हो, लेकिन रावी की तरफ से ही कुछ प्रॉब्लम है। अमायरा बोली तो निहाल बेचारा जेब सा गया। उसे चुप देख अमायरा बोली, आप कहे तो मैं बात करूँ उससे? अमायरा का सवाल सुन निहाल जल्दी से बोला, नहीं अम्मू डार्लिंग, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उसे ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे जरिए उस पर हाँ कहने के लिए प्रेशर बना रहा हूँ। अमायरा बोली, फिर आप क्या करोगे? जिस पर निहाल आई विंक करते हुए बोला, मैं देवदास की तरह शराब पीकर रोने वालों में से तो हूँ नहीं डार्लिंग। कब तक भागेगी तुम्हारी दोस्त? आखिर में तो मेरे पास ही आना है उसे। उसकी बात पर अमायरा हंसते हुए वहाँ से निकल गई। उसके जाने के बाद निहाल सीरियस होते हुए बोला, मैं वजह जानता हूँ अम्मू डार्लिंग, लेकिन अगर तुम्हें पता चला कि वो वजह तुम हो तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। भाई से प्रॉमिस किया है मैंने कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा, फिर ये सच बताकर हर्ट कैसे करूँ तुम्हें? निहाल खुद से ही बोल रहा था, लेकिन उसकी बात बाहर खड़ी रावी ने सुन ली थी, जो अमायरा को कैबिन से निकलता देख निहाल से पूछने आ रही थी कि अमायरा क्या कहने आई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर सिसकी दबाते हुए अपने कैबिन की तरफ चली गई। दूसरी तरफ अमायरा ने मेंशन आकर सभी सर्वेंट्स को छुट्टी देकर क्वार्टर्स में भेज दिया था और खुद जाकर अपने ऑफिस के कपड़े चेंज करके एक ब्लैक लोअर और नॉर्मल ऑरेंज कलर की क्रॉप टॉप टी-शर्ट, जो उसकी कमर से थोड़ी ऊपर आ रही थी और उसकी नेवल से थोड़ी ऊपर एक नोट बंधी हुई थी, वो सीधी किचन में चली गई और फटाफट खाना बनाने लगी। लगभग 7:30 बजे के करीब अद्वैत भी वापस आ गया। आज वो थोड़ा जल्दी आया था, क्योंकि ओम प्रकाश जी की बातों से वो काफी परेशान था। वो जब अंदर आया तो आज उसे कोई भी सर्वेंट नहीं दिखाई दिया। अद्वैत को किचन की तरफ से कुछ आवाज सुनाई दी तो वो बैग वहीं लिविंग हॉल के सोफे पर रखकर किचन की तरफ बढ़ गया। किचन के डोर के पास खड़े होकर उसने अंदर का जो नजारा देखा वो वाकई बहुत खूबसूरत था। पसीने से लथपथ अमायरा आटा गूंथ रही थीं। उसने बालों का एक मैसी बन बना लिया था, जिसमें से कुछ लटें बाहर झूल रही थी और उसके गालों को बार बार चूम रही थीं। पसीने की वजह से अमायरा का पूरा चेहरा हल्का सा गुलाबी हो गया था। कुछ देर उसे देखने के बाद अद्वैत आहिस्ता आहिस्ता से अंदर आ गया और अमायरा के पीछे से उसकी कमर में अपने दोनों हाथ डाल देता है। अपनी खुली कमर पर किसी के ठंडे हाथ महसूस करके अमायरा चिढ़ गई, लेकिन ये स्पर्श और एहसास दोनों ही उसके लिए काफी जाने पहचाने थे, तो उसे पता चल गया कि ये अद्वैत है। वो धीमी आवाज में बोली, हब्बी आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? उसकी प्यारी सी आवाज सुन अद्वैत अपना मुंह उसकी गर्दन और कंधे के बीच में छुपाते हुए एक गहरी सांस लेते हुए उसकी खुशबू को अपने अंदर भरा, जिससे अमायरा सिहर उठी। वो हकलाते हुए बोली, हब्बी क्या कर रहे हो आप? छोड़िए मुझे। उसकी बात सुन अद्वैत उसके गले पर अपने होंठ रखते हुए बोला, कभी भी नहीं। ये कहकर वो उसकी गर्दन पर अपने होंठ फिराने लगा तो अमायरा की धड़कनें तेज हो गई और उसकी आंखें बंद हो गई। अमायरा ने अपने आटे से सने हाथ अपनी कमर पर लिपटे हुए उसके हाथों पर रख दिए। अद्वैत उसका रिएक्शन देखकर और भी ज्यादा मदहोशी से अपने होंठों को फिराने लगा तो अमायरा धीरे से बोली, हब्बी मुझे खाना बनाना है। हाँ तो तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ।
कहते हुए अद्वैत ने अपने होंठों की हरकतें जारी रखी तो इस बार अमायरा चिढ़कर बोली, आप भूलिए मत कि मैं नाराज हूँ आपसे, तो दूर हटिए। अमायरा की बात सुन अद्वैत रुक गया और उसके एक कंधे पर अपनी ठुड्डी टिकाते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, नाराजगी, गुस्सा या चाहे और भी कोई वजह हो, लेकिन तुम्हें मुझसे दूर जाने की परमिशन नहीं है। उसकी बात सुने एक बार के लिए तो अमायरा का दिल ये सोचकर धक से रह गया कि कहीं अद्वैत को पता तो नहीं चल गया या कि वो उसे छोड़कर जाने का सोच रही है। लेकिन फिर दूसरे ही पल उसने ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और बोली, जानती हूँ मैं कि आपको मेरे नाराज होने से या गुस्सा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और आप अपने मन की ही करोगे, पर अभी मुझे आटा गूंथना है, फिर रोटियां बनानी है, तो मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अमायरा की आवाज में हल्की सी नाराजगी थी जो शायद ये सोचकर झलक आई थी कि अद्वैत को उसकी फीलिंग्स से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और इसे अद्वैत भी समझ गया था। तुम सब जानती ही हो बीवी, और क्यों कैसे जानती हो ये पूछूंगा तो तुम यही कहोगी कि मैं डेविल हूँ, और पूरी दुनिया जानती है कि इस डेविल को किसी की फीलिंग्स या किसी भी इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे बारे में बहुत कुछ ऐसा भी है जो ये दुनिया नहीं जानती और तुम भी नहीं जानती। अद्वैत अपनी सख्त आवाज में बोला तो उसकी बात सुन अमायरा नरम पड़ गई और बोली, हाँ नहीं जानती मैं, लेकिन आप कभी बताते भी तो नहीं हो और ना ही मुझे बताना चाहते हो। हर चीज का सही वक्त होता है बीवी, और तुम जो चाहे कर सकती हो मेरे साथ। नाराजगी दूर जाकर ही जताई जाती है, ऐसा कहाँ लिखा है? पास रहकर भी तो नाराजगी जता सकती हो तुम। ये कहकर उसने उसके गाल से अपना गाल लगा दिया तो अमायरा मुंह बनाकर बोली, लेकिन खाना नहीं बना पाऊंगी। अमायरा की बात सुन अद्वैत अपना गाल उसके गाल से अलग किया और वापस से उसके कंधे पर ठुड्डी रखते हुए आंखें बंद करके बोला, तुम अपना खाना बनाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। उसकी बात सुन अमायरा ने ना में सिर हिला दिया कि वो चाहे लाख समझा ले, लेकिन अद्वैत उसे छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए वो वैसे ही आटा गूंथने लगी। थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर अद्वैत अमायरा के चेहरे को देखने लगा, जिसकी कुछ आवारा सी लटें उसके गाल को चूम रही थीं। अद्वैत ने एक हाथ से उसकी लटों को कान के पीछे करके उसके गाल को हल्के से चूमते हुए बोला, इन्हें चूमने का हक सिर्फ मेरा है। उसके ऐसे गाल पर किस करने पर अमायरा के हाथ रुक गए और वो उसे घूरते हुए बोली, आपने कहा था कि आप मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसकी बात सुन अद्वैत भी उसे घूरते हुए ठंडी आवाज में बोला, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं मेरा हक किसी और को दूंगा। उसका जवाब सुन अमायरा ने सिर हिला दिया और फिर रोटियां बेलने लगी तो अद्वैत पीछे से उसे एक हाथ से थामे हुए दूसरे हाथ से रोटियां सेंकने लगा। दोनों ने मिलकर थोड़ी रोटियां बनाई। फिर अमायरा बोली, अब आप जाइए फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ, फिर डिनर करते हैं। उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाते हुए अद्वैत ने उसे छोड़ दिया और दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। दोनों ने ही शावर लिया और अपने नाइट वियर पहनकर बाहर आ गए। अमायरा ने जब अद्वैत को कमरे से बाहर निकलता देखा तो वो जल्दी से उसके सामने खड़ी हो गई और उसे ऐसे अपने सामने खड़ा देख अद्वैत ने उसे घूरकर देखा तो अमायरा बोली, क्या आप हमेशा ब्लैक ही पहनते हो? जाइए व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनकर आइए। उसकी बात सुन अद्वैत अपनी एक भौं चढ़ाकर बोला, क्यों? उसकी बात सुन अमायरा ने मुस्कुराते हुए उसके करीब आकर उसके गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और थोड़ा उचकाकर उसके गाल पर किस करते हुए बोली, प्लीज हब्बी, मैं आपसे नाराज हूँ, तो क्या आप मेरी नाराजगी दूर करने के लिए इतना नहीं कर सकते? अगर आपने व्हाइट टी शर्ट पहनी ना तो आपको इनाम दूंगी। अमायरा अपने शब्द चाशनी में घोलते हुए बोली तो अद्वैत समझ गया कि जरूर कोई तो बात है, लेकिन उसकी आखिरी बात सुनकर वो एक हाथ से उसकी कमर को थामते हुए बोला, इनाम में क्या मिलेगा? उसकी बात सुन अमायरा सोच में पड़ गई। फिर शर्माते हुए उसके गाल पर उंगली रखकर बोली, पहले जो यहाँ दी थी वो यहाँ दूंग। कहकर अमायरा ने उसके होंठों को हल्के से टच किया तो अद्वैत की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई और फिर वो अपनी आंखें खोलकर बोला, अपनी बात से मुकर मत जाना, सच्चा वाला प्रॉमिस हब्बी।
अमायरा तुरंत ही खुश होकर बोली तो अद्वैत उसे छोड़ते हुए वापस से अपने कमरे में चला गया तो अमायरा खुश होकर नीचे की तरफ भागी। वहीं अद्वैत ने कह तो दिया था लेकिन उसके पास व्हाइट टी शर्ट थी ही नहीं। व्हाइट क्या, उसके पास ब्लैक के अलावा किसी भी कलर के कपड़े नहीं थे। वो अपना पूरा वॉक इन क्लोजेट रूम खंगालने लगा लेकिन कहीं से भी उसे व्हाइट टी शर्ट नहीं मिली। बहुत देर तक ढूंढने के बाद अद्वैत वैसे ही बाहर आ गया। वो सीढ़ियां उतर रहा था कि उसने देखा कि अमायरा कैंडल्स जला रही थी। वो उसके पीछे आकर बोला, मेरे पास व्हाइट टी शर्ट नहीं है। उसकी बात सुन अमायरा मुस्कुराकर उसकी तरफ पलटी और बोली, मुझे तो बस ये सब सेट करने के वक्त चाहिए था, इसलिए कहा था। इतना कहकर उसने एक ताली बजाई तो वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो गई, जिस वजह कैंडल्स चमकने लगी और बहुत ही प्यारा सा नजारा हो गया वहाँ का। अद्वैत ने सब कुछ देखा तो अमायरा बोली, ये मानव भैया की तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से है और वो भी सिर्फ आपके लिए। अमायरा कल की डेट की बात पर उसे चिढ़ाते हुए बोली तो अद्वैत कुछ नहीं बोला, जिस पर अमायरा उसका हाथ पकड़कर बोली, चलिए डिनर करते हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ने गई लेकिन अद्वैत ने उसका वही हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तो अमायरा उसके सीने से टकरा गई और हैरानी से उसे देखने लगी तो अद्वैत बोला, पहले खुद खाना बनाया, फिर ये सब अरेंजमेंट क्यों बीवी? उसकी बात पर अमायरा बोली, आपसे बात की थी तब आपकी आवाज से लगा कि आप कुछ परेशान हो, बस इसलिए आपका मूड ठीक करने के लिए। उसकी बात सुन अद्वैत उसकी झुकी हुई पलकों को चूमते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, थैंक यू, लेकिन इसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। उसकी बात सुन अमायरा मुंह लटकाकर बोली, क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो। अद्वैत वैसे ही बोला तो अमायरा उससे दूर हटते हुए बोली, अब नहीं हूँ मैं नाराज, चलिए डिनर ठंडा हो जाएगा। उसकी बात सुन अद्वैत अपनी चेयर की तरफ बढ़ते हुए बोला, खाना बनाया तुमने अपने हाथों से बनाया है तो खिलाओगी भी अपने हाथों से ही। उसकी बात सुन अमायरा ने उसे देखा और हाँ में सिर हिला दिया। वो उसके पास खड़ी होकर उसकी प्लेट में खाना सर्व करने लगी। उसने बहुत ही सिंपल खाना बनाया था। खाने में दाल चावल और मटर पनीर की सब्जी के साथ सिंपल रोटी थी। खाने को देखकर अद्वैत बोला, तुम्हें तो ऐसा खाना कुछ खास पसंद नहीं है ना फिर? अद्वैत का सवाल सुन अमायरा उसकी प्लेट में सब्जी सर्व करते हुए मुस्कुराकर बोली, क्योंकि आप ज्यादा हैवी खाना नहीं खाते ना, इसलिए ये बना दिया। क्योंकि आपकी वो उबली हुई सब्जियां उबालते हुए मैं बेहोश ही हो जाती। कहकर अमायरा हंस दी तो अद्वैत ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उसका ये मूव इतना फास्ट था कि अमायरा हैरान रह गई, लेकिन अद्वैत ने अपना मुंह हल्का सा खोल दिया तो वो रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर उसमें थोड़ी सब्जी लेकर वो निवाला अद्वैत को खिला देती है। ऐसे ही उसने दूसरा निवाला उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन अद्वैत ने वो खाया नहीं और खुद एक निवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया तो अमायरा ने खुश होकर वो खा लिया। इस वक्त अमायरा को एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग आ रही थी और वो इसे एंजॉय भी कर रही थी। अमायरा और अद्वैत दोनों ने ऐसे ही एक दूसरे के हाथों से डिनर खत्म किया। फिर अद्वैत बोला, कुछ मीठा नहीं बनाया तुमने? उसकी बात सुन अमायरा अपनी भौहें नचाते हुए बोली, आपने ही तो कहा था कि मीठा खाना और सुनना दोनों डायबिटीज के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आपको डायबिटीज हो। उसकी बात सुन अद्वैत ने उसके सिर के पीछे हाथ रखकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब किया और बोला, सही है, वैसे भी मुझे वो मीठा खाकर मेरे इनाम की मिठास कम नहीं करनी। उसकी बात सुन अमायरा मुस्कुराते हुए बोली, इनाम तब मिलना था जब आप व्हाइट टी शर्ट पहन कर आते। नो व्हाइट टी शर्ट, नो इनाम। कहते हुए अमायरा ने आई विंक की, जिसे देख अद्वैत ने अपनी आंखें घुमा दी। हब्बी, मैंने देने से मना किया है, आप ले जरूर सकते हैं। अमायरा धीमी आवाज में बोली तो अद्वैत ने बिना एक पल रुके तुरंत ही उसके होंठों को अपने होंठों के बीच में ले लिया और बहुत ही धीरे धीरे चूमने लगा, जैसे उसके रस का पूरी तरह से स्वाद लेना चाहता हो। अमायरा भी अपने होंठों की हरकत से उसकी किस में डूबी जा रही थी।
कुछ ही देर में वो सॉफ्ट किस एक डीप किस में बदल गई थी, जिसे ब्रेक करते हुए अद्वैत बोला, कल का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? ऐसे वक्त में उसका ऐसा सवाल सुन अमायरा कंफ्यूज हो गई, फिर बोली, कल तो पूरा दिन घर पर ही हूँ और शाम को शर्मा इंडस्ट्रीज जाना पड़ेगा। उसका जवाब सुन अद्वैत उसके कान पर होठ टिकाते हुए बोला, फिर तो आज रात जागने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? इतना कहकर वो उसके कान को चूमने लगा तो अमायरा शर्म से लाल हो गई। उसे अद्वैत की बात का मतलब बहुत अच्छे से समझ आ गया था। अमायरा का जवाब ना सुन अद्वैत ने अपने होठों की हरकत रोकते हुए कहा, इफ यू डोंट वॉन्ट वी वोंट डू दैट। इतना कहकर उसने अमायरा को छोड़ दिया, लेकिन अमायरा उसकी गोद से उठी नहीं, उल्टा उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए उसके दोनों हाथ अपनी कमर पर रख देती है। तो अद्वैत को समझ आ गया और उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तो अमायरा उसके गले में अपनी बाहें डालकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा देती है। अद्वैत ने उसे कमरे में लाकर बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अद्वैत ने उसके चेहरे को चूमना शुरू कर दिया तो अमायरा ने कसकर आंखें बंद कर ली। उसके पूरे चेहरे पर प्यार भरे बोसे करने के बाद उसने उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया और अमायरा भी उसके बालों में हाथ घुमाते हुए उसका साथ देने लगी। दोनों ही बड़ी बेताबी से एक दूसरे के होठों को चूम रहे थे, जिस वजह से उनकी किस स्मूच में बदल गई थी, जिसकी आवाजें वहाँ के माहौल को और भी ज्यादा इंटेंस बना रही थीं। अद्वैत ने उसके होठों को स्मूच करते हुए उसके नाइट सूट के श्रग निकाल दिया था। बहुत देर तक चल रही स्मूच की वजह से अमायरा की सांसें अटकने लगी तो अद्वैत ने उसके होठों को आजाद करते हुए उसकी ठुड्डी को चूमना शुरू कर दिया। फिर उसके गले को चूमते हुए अपने दांतों से उसकी नाइटी की स्ट्रिप्स को नीचे खिसका दिया और वहां उसे किस करने लगा। उसके दोनों हाथ अमायरा की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो वहीं अमायरा उसके बालों को सहलाते हुए मौन कर रही थी और उसकी आंखें सुन अद्वैत पागल हो रहा था, लेकिन वो फिर भी अमायरा को काफी सॉफ्टली किसेज कर रहा था। अमायरा के गले और कॉलर बोन को बहुत देर तक चूमने के बाद अद्वैत ने रुकते हुए अपने और अमायरा के कपड़े निकाल दिए और फिर से अमायरा के ऊपर आ गया। तो अमायरा ने शर्माकर अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया तो अद्वैत उसके चेहरे पर से उसके हाथ जबरदस्ती हटाते हुए उसके होठों हल्के से चूमते हुए बोला, बीवी, हमारे बीच से सारे पर्दे पहले ही हट चुके हैं, तो अब शर्माने से क्या फायदा है? उसकी बात सुन अमायरा ने अपनी आंखें भींचकर बंद कर ली तो अद्वैत उसकी ब्रेस्ट को सक करने लगा। उसका एक हाथ दूसरी ब्रेस्ट को सहला रहा था और दूसरा हाथ उसके सेंसिटिव पार्ट को सहला रहा था, जिस वजह से अमायरा बहुत जोर जोर से मौन कर रही थी। अद्वैत उसकी पूरी बॉडी को चूमते हुए वापस से ऊपर आ गया और उसकी आंखों में देखने लगा, लेकिन अमायरा अपना सिर इधर उधर घुमाते हुए दोनों हाथ बेड पर पटक रही थी। उसका पसीने से भीगा हुआ चेहरा लाल था। उसने एक हाथ से अद्वैत का कंधा पकड़ते हुए उस पर अपने नाखून गड़ाते हुए बोली, प्लीज हब्बी। उसकी बात सुन अद्वैत के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। अद्वैत उसके लोअर पार्ट पर अपने प्राइवेट पार्ट को रगड़ रहा था, जिस वजह से अमायरा बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। अमायरा के कहने पर भी अद्वैत नहीं रुका और ना ही उसके अंदर एंटर हुआ। वो उसे जानबूझकर तड़पा रहा था और अमायरा तड़प भी रही थी। अमायरा ने तड़प भरी नजरों से उसे बेचैन होकर देखा तो अद्वैत गहरी आवाज में बोला, What you want, बीवी? अद्वैत का सवाल सुन अमायरा बेचैनी भरी आवाज में उसके दोनों कंधों को थामते हुए बोली, I want you hubby, please। अमायरा ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी बात सुन अद्वैत ने मुस्कुराकर उसके होठों पर अपने होंठ टिकाए और झटके से उसके अंदर समा गया। तो अमायरा की आंखें बंद हो गई और उसने अद्वैत के कंधों पर अपनी पकड़ कस ली। अद्वैत उसके होठों को चूमते हुए धीरे धीरे उसे उनके रिश्ते की गहराइयां नपा रहा था।